हेलो स्टूडेंट, आज हमारा नया टॉपिक है इनफर्टिलिटी इन फीमेल। हमने जो प्रीवियस टॉपिक जो लिया था इनफर्टिलिटी इन मेल, उसमें बहुत सारे रीज़न थे, बहुत सारी ऐसे रिस्क फैक्टर थे जो ये बता रहे थे कि जो इनफर्टिलिटी है मेल और फीमेल में कॉमन रीज़न हो सकते हैं, कॉमन कॉजेज़ हो सकते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी जो है वो अगर उसकी एज ए डेफिनेशन देखते हैं तो अगर कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, ठीक है, या वो कंसीव नहीं कर पाती है तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंसीव हो लेती हैं, कंसीव के बाद लेकिन ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड जो है वो किसी पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर में जो है मिसकैरेज हो जाता है कि वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अपना गेस्टेशन पीरियड, जिसको भी इनफर्टिलिटी का नाम दिया जाता है। फीमेल जो इनफर्टिलिटी होती है वो एज के कारण हो सकती है कि ड्यूरिंग द उनका जो फर्टाइल पीरियड है या मीनोपॉज के बाद है। फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, लाइफस्टाइल ऐसा हो सकता है उनका, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर का इफ़ेक्ट हो सकता है जिसके कारण फीमेल इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी जो है दो तरह की हम इनको डिवाइड कर देते हैं। प्राइमरी तो वो होती है जब लेडी जो है लाइफ में ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड भी कभी भी कंसीव नहीं कर पाती हैं या वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है विदाउट एनी यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल या किसी भी तरह का प्रिकॉशनरी मेज़र जो है वो यूज़ नहीं कर रही हैं, फिर भी जो है उनका कंसीव या प्रेगनेंसी नहीं होती है, वो तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। सेकेंडरी में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जो है वो कंसीव हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, सारा कंप्लीट पीरियड जो है वो हो जाता है, लेकिन सेकंड इशू के टाइम या उसके बाद लेटर ऑन अगर कभी प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट है या कंसीव करना है तो नहीं हो पाता है। दैट इज़ द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ये इनफर्टिलिटी जो है डिफरेंट रीज़न से हो सकती हैं। हो सकता है ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में है, यूट्रस के अंदर है, या सर्विक्स के अंदर जो है वो एबनॉर्मेलिटी हो जाती है जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। अब रीज़न क्या है, कोजेज़ क्या हैं कि फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है। ये इनफर्टिलिटी हो सकती हैं प्रॉब्लम विद ओवुलेशन। सबसे पहला जब एग की फॉर्मेशन होती है फॉलिकुलर जेनेसिस में और फिर उसका रिलीज़ होता है जिसको ओवुलेशन बोलते हैं, तो उस जब रिलीज़ ऑफ एग है, जब ओवरी से फलोपियन ट्यूब में आता है, उस समय कोई ऐसा अफेक्ट आ जाए जिसके कारण वो प्रोसेस जो है कंप्लीट ना हो, जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें क्या है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है कि ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल जो है वो या तो बन नहीं पाते हैं, बन जाते हैं तो वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है हाइपर प्रोलैक्टी जो प्रोलैक्टिनीमिया है जिसमें कि प्रोलैक्टिन की अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। हम इसको समझ सकते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए दैट में भी आल्सो अफेक्ट द या इंटरफेयर विद द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। टू मच थायराइड हार्मोन, हाइपरथायरॉयडिज्म, और लिटल जो थायराइड हार्मोन है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है और वो भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। इसके अलावा टू मच एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, या ईटिंग डिसऑर्डर, खाने पीने का आपको इस तरह का आपका सिस्टम रहता है, लाइफस्टाइल रहता है, या किसी तरह का ट्यूमर हो जाना। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो कि हमने देखा कि जिसके कारण हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, ये भी एक कंडीशन होती है जो कि फ्रीक्वेंट या प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुलेशन को कॉज करती हैं कि जो 28 ईयर की 28 डेज़ की जो साइकिल है वो कम की हो जाए, 10-15 डेज़ की हो जाती है या प्रोलॉन्ग लंबी हो जाती है, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का
छोटा हो जाना या बड़ा हो जाना भी ओवुलेशन को इंटरफेयर करता है। ये डिफरेंट रीज़न हैं। फ्लोप्ड हो जाना फैलोपियन ट्यूब का, एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड्स हो जाना, ठीक है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाना जिसको PCOS बोलते हैं, या पिट्यूटरी के अंदर कोई कैंसर हो जाना, या हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाना, जिसमें क्या है कि उनका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो है पूरा जो गोनेडल हार्मोन का जो प्रोसेस होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है और वो पूरे फर्टिलिटी को जो है वो अफेक्ट करता है। सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है यूट्रस के अंदर कि यूट्रस में किस तरह की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है एबनॉर्मलिटी विद द सर्विक्स, कि सर्विक्स में चाहे वो एक्सटर्नल लोस है, इंटरनल लोस है या इन बिटवीन है, वहाँ कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी है, कोई ब्लॉकेज है या कोई ओपनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो एबनॉर्मलिटी हो सकती है सर्विक्स में। पॉलिप जो होते हैं, कोई ग्रोथ हो जाना या मास ऑफ सेल बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस तरह का मास ऑफ सेल हो जाते हैं यूट्रस की वॉल के अंदर, जिसके कारण यूट्रस की जो है शेप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नॉन कैंसरस जिसको बेनिंग ट्यूमर बोलते हैं वॉल के अंदर, यूट्राइन वॉल के अंदर हो जाता है, जैसे ये फाइब्रॉइड्स, ठीक है। तो ये जो रीज़न है, चाहे पॉलिप हो गया चाहे कैंसर हो गया, जिसके कारण जो है इनफर्टिलिटी हो जाती है, ये ब्लॉक भी कर देते हैं फ्लोपियन ट्यूब को भी। अब इसका जब शेप चेंज हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये फ्लोपियन ट्यूब को यहाँ ब्लॉक कर देती है, ठीक है, और या फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट नहीं होने देती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है और जो कि इनफर्टिलिटी का कारण होता है। सर्विकल इशू जो है, कुछ वीमेन के अंदर कंडीशन होती है कि सर्विक्स जो ये रीज़न है, ये इसमें क्या है, यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ किसी तरह की जो है एबनॉर्मलिटी आ गई, जिसके कारण स्पर्म जो है वो वजाइना से यूट्रस में नहीं पहुँच पाती, ठीक है, और जिसके कारण इस कैनाल के अंदर से डिस्टर्बेंस होने के कारण स्पर्म जो है वो यहाँ तक नहीं जाते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा फ्लोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें किसी तरह का डैमेज हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है और वो इन्फ्लामेशन को कोज करता है फ्लोपियन ट्यूब। जिसको फ्लोपियन ट्यूब में किसी तरह की इन्फ्लामेशन हो जाए जिसके कारण उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, ट्यूब डैमेज हो जाती है, जैसे कि साल्पिंजाइटिस, ठीक है, ये रिजल्ट हो सकता है कि पेल्विक रीजन के अंदर कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हुई जिसके कारण कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है हो गया है, या एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है चुकी है, या एडिशन हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोमा जो कि ओवरी के अंदर देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन हो जाए तो ऑर्गन जो है उनके अंदर जो है वो आपस में चिपकने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण जो है किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी देखने को, ब्लॉकेज है, डैमेज जो है वो हो जाता है। तो पॉसिबल रीज़न है फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है, वहाँ पर डैमेज हो सकता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकता है, ये सब जो है इनफर्टिलिटी को करते हैं। यूट्राइन के अंदर, यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, सर्विकल कैनाल के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि इनफर्टिलिटी का कहीं ना कहीं कारण होता है। फिर आती है कि प्रॉब्लम विद एग नंबर एंड क्वालिटी। कई बार जो है एग के नंबर जो है या क्वालिटी है वो भी सही नहीं होती है, कि हम ये सब पढ़ चुके हैं कि जब भी एक गर्ल बेबी जो है बर्थ लेती है तो उसमें फिक्स नंबर ऑफ एग्स जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं और ड्यूरिंग प्यूबर्टी वो नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। फिर जो है धीरे धीरे जो है मीनोपॉज तक जो है ये नंबर जो है एकदम रन आउट कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जो है इनफर्टाइल पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। कुछ एग जो है उनके नंबर
क्रोमोसोम के नंबर जो है वो गलत हो सकते हैं, वो फर्टिलाइज नहीं कर रहा है या वो ग्रो नहीं कर पा रहा है इनटू हेल्दी फिटस। कुछ क्रोमोसोमल इशू हो सकते हैं, जैसे कि बैलेंस ट्रांसलोकेशन हो जाए, जिसके कारण एग का जो सभी एग जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं। कुछ रैंडम रीज़न भी होते हैं जिसके कारण जो है एग जो है उनके नंबर या क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे जैसे वुमेन जो है वो ओल्ड होती है, उनकी एज जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उस दौरान भी एग की जो नंबर है उनकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशेंसी, जो कि अर्ली मेनोपॉज कह सकते हैं, कि नॉर्मली हम कहते हैं कि 45 के बाद जो है मेनोपॉज स्टेज शुरू होती है, लेकिन कईयों में क्या होता है ये बहुत जल्दी आ जाती है। अब बिफोर 40 जो है वो भी होना शुरू हो जाता है कि वहाँ पर मेंस्ट्रुअल जो है ओवरी वर्किंग नहीं कर पाती है या मेंसेस आने बंद हो जाते हैं। तो उसमें अर्ली मेनोपॉज जो कंडीशन है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे इम्यून सिस्टम डिजीज़ हो जाना, कोई कुछ जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, कैरियर ऑफ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, या किसी तरह की रेडियोग्राफी हो रखी है या कीमोथेरेपी हो रखी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो रीज़न भी हो सकते हैं जिसमें जो है ओवरी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, ठीक है, या अर्ली मेनोपॉज स्टेज जो है वो देखने को मिलती है। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ठीक है। देखिए नॉर्मल ओवरी इस तरह की दिखाई देती है, इस तरह की, और पॉलीसिस्टिक में इस तरह के सिस्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो आपको वही यहाँ पर फॉलिकल दिखाई दे डिफरेंट स्टेजेस में, ये कार्पस ल्यूटियम है, ये ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे आपको सारे जो हैं सिस्ट दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह का कार्पस ल्यूटियम या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकुलराइजेशन जो है नहीं दिखाई देती। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसके अंदर जो है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है छोटी या बड़ी हो जाती है, जो कि इनफर्टिलिटी के कारण, जो कि किसी भी रीज़न में जैसे मैं बता रही हूँ हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, उनके फंक्शन जो है, चाहे ओवरी है, यूट्रस है, फ्लोपियन ट्यूब है, वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो फंक्शनिंग अगर नॉर्मल नहीं होंगे तो इनफर्टिलिटी जो है वो हो सकती है। तो ओवेरियन फैक्टर हो सकते हैं कि ओवरी के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे पॉलीसिस्टिक हो, चाहे ओवा की फॉर्मेशन ही ना होती हो, ठीक है, या फिर वहाँ पर पेल्विक एडिशन हो सकता है, ट्यूबल फैक्टर ट्यूब के अंदर जो है वो देखने को मिल सकते हैं, यूट्राइन फैक्टर हो सकते हैं, या सर्विकल फैक्टर हो सकते हैं। फिर आते हैं रिस्क फैक्टर। देखिए एक तो है कि फिजियोलॉजी में चेंज है, एनाटॉमी में चेंज है, जिसके कारण जो है वो इनफर्टिलिटी हुई है। कुछ ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो कि रूटीन में हैं, लाइफस्टाइल में हैं, उनके कारण भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस, रिस्क जो है वहाँ पर होता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर ऐसा करेंगे तो कंफर्म है कि इनफर्टिलिटी होगी, लेकिन रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। जैसे वीमेन की जो फर्टिलिटी होती है वो एज के साथ जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। इनिशियली जो है वो हाईली फर्टाइल होती है, जैसे जैसे एज जो है अबाउट 30-40 को क्रॉस कर जाती है उसके बाद फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण नंबर और क्वालिटी ऑफ एग जो है वो लोअर हो जाता है और हेल्थ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और इनफर्टिलिटी जो है वो हो सकती है। एक पर्टिकुलर एज होती है जहाँ पर फर्टिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। फिर है स्मोकिंग है, टबैको है, मैरिजुआना है, जो कि चाहे वो मेल है फीमेल है, कोई भी अगर वो यूज़ करता है तो ये चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट को भी रिड्यूस कर देते हैं। मिसकैरेज जो है बहुत फ्रीक्वेंट होता है, उनकी
के अंदर जो अल्कोहल या स्मोक का जो है वो यूज़ करते हैं। अल्कोहल भी इनफर्टिलिटी को कॉज करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इतना पीने से जो है इनफर्टिलिटी नहीं होगी। तो कोई सेफ लेवल नहीं है अल्कोहल का। लेकिन अगर ड्यूरिंग कंसेप्शन या प्रेगनेंसी में अगर अल्कोहल का इंटेक होता है तो मिस कैरेज के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, या सेकेंडरी जो इनफर्टिलिटी है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, किसी तरह की कोई एक्सरसाइज, योगा या एक्टिविटी नहीं करते हैं बॉडी, तो क्या होता है, बॉडी ओबेसिटी हो जाती है, ओवरवेट हो जाती है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। वीमेन की जो रिस्क है फर्टिलिटी प्रॉब्लम का, उसमें ईटिंग डिसऑर्डर आ सकते हैं, जैसे एनोरेक्सिया, बुलिमिया। एनोरेक्सिया मतलब कि फूड का इंटेक कम है, न्यूट्रिएंट का इंटेक कम है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सब हाई और लो फूड इंटेक जो है वो भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। लो कैलोरीज हैं, रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, ये भी जो है उन जिनके पास रहती है कि वो लो कैलोरी डाइट खा रहे हैं या रिस्ट्रिक्टेड डाइट खा रहे हैं, तो उसमें भी इनफर्टिलिटी का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह अगर एक्सरसाइज नहीं है, ओबेसिटी हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा ओवुलेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर फ्रीक्वेंटली आप स्ट्रेनियस इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। वो भी अगर आप ओवरवेट नहीं हैं, फिर भी आप अंडरवेट हैं, फिर भी आप इस तरह की फिजिकल वर्क करते हैं, तो वहाँ पर भी रिस्क है इनफर्टिलिटी का। तो रिस्क फैक्टर जो है इनफर्टिलिटी के, वो पास्ट कैंसर हो सकता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद का हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, इरेगुलर पीरियड का आना जो कि पॉलीसिस्टिक जो ओवेरियन सिंड्रोम होता है उसके कारण जो है वो देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम ट्रीटमेंट और कैसे डायग्नोस किया जाता है फीमेल इनफर्टिलिटी को, कैसे उसको मैनेजमेंट की जा सकती है, कि अगर डायग्नोस हो गया है तो मैनेजमेंट कैसे की जाए या उसकी ट्रीटमेंट जो है वो कैसे हो। थैंक यू।